अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत हम राज्य उत्तराधिकार पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले भाग में राज्य उत्तराधिकार क्या है, उसका क्या अर्थ है, उसकी क्या परिभाषा है, इन सब बातों पर हमने चर्चा की। साथ ही हमने ये समझने का प्रयास किया कि राज्य उत्तराधिकार है उसके दो प्रकार होते हैं, एक सार्वभौमिक उत्तराधिकार और एक आंशिक उत्तराधिकार। सार्वभौमिक उत्तराधिकार और आंशिक उत्तराधिकार किन परिस्थितियों में होता है, ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिनमें सार्वभौमिक उत्तराधिकार होता है और ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिनमें आंशिक उत्तराधिकार होता है। इन सब बातों पर हमारी चर्चा पूर्व के भाग में रही है। राज्य उत्तराधिकार के संबंध में हम आगे चर्चा को बढ़ाते हुए पिछले भाग में मैंने आपसे बात की थी कि राज्यों की निरंतरता का सिद्धांत, इसको भी थोड़ा समझना ज़रूरी है, क्योंकि सरकारों का उत्तराधिकार राज्यों की निरंतरता के सिद्धांत पर आधारित है। इस दृष्टि से मतलब कहने का ये अर्थ हुआ कि राज्यों की निरंतरता का सिद्धांत हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अर्थात सरकारों का उत्तराधिकार राज्यों की निरंतरता के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी राज्य की सरकार में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप राज्यों के विधिक व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय संधि के किसी पक्षकार का मतलब यहाँ राज्य से है, यदि अंतर्राष्ट्रीय संधि के किसी पक्षकार की सरकार बदल जाती है तो इससे संधि की समाप्ति नहीं हो जाती। यानी कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि मान लो होती है और उस संधि के किसी पक्षकार, यानी जैसे मान लो 2 या 3 पक्षों में संधि हुई, 4 पक्षों में या अधिक पक्षों में, और वो जो संधि होती है उसका कोई एक पक्ष जो होता है, यानी कोई एक राज्य होता है और उसकी सरकार अगर बदल जाती है तो इससे संधि की समाप्ति नहीं हो जाती। नई सरकार पूर्व सरकार के अधिकार तथा उत्तरदायित्व उत्तराधिकारी सरकार के रूप में ग्रहण कर लेती है। ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामान्य हितों पर आधारित है। यानी यदि सरकार के परिवर्तन पर संधि उत्तरदायित्वों का पालन नहीं किया जाए तो इससे अंतर्राष्ट्रीय करारों का महत्व न्यून हो जाएगा। परंतु यदि कोई राज्य पूर्णतया दूसरे राज्य में मिला लिया जाता है तो लुप्त राज्य की संधियों का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यानी सरकार के परिवर्तन पर संधि उत्तरदायित्वों का पालन नहीं किया जाए तो इससे अंतर्राष्ट्रीय करारों का महत्व न्यून हो जाएगा। परंतु इसके विपरीत यदि कोई राज्य पूर्णतया दूसरे राज्य में मिला लिया जाता है तो लुप्त राज्य की संधियों का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और ये जो बात है वो D.P. O'Connell ने एक पुस्तक लिखी थी, इंडिपेंडेंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ स्टेट सक्सेशन, ये एक किताब थी और इसमें उन्होंने ये बात कही थी। जब किसी राज्य का कोई भाग विद्रोह करके स्वतंत्र हो जाता है तथा एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति के रूप में उस राज्य की संधियों को मानने से इनकार करता है जिसका कि कभी वह भाग था, तो भी यह नियम लागू होगा। उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण दे सकते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान द्वारा की गई संधियों से बाध्य नहीं है। यानी जब किसी राज्य का कोई भाग विद्रोह करके स्वतंत्र हो जाता है तथा एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति के रूप में उस राज्य की संधियों को मानने से इनकार करता है जिसका कि कभी वह भाग था, तो भी ये नियम लागू होगा। यानी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ विद्रोह करके, एक स्वतंत्र एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति के रूप में वो उभर कर आया। तो पाकिस्तान के साथ जो संधियां हुई थी पहले कभी अंतर्राष्ट्रीय जो भी, तो उनको मानने से बांग्लादेश ने इनकार कर दिया जिसका कि वो कभी पाकिस्तान का भाग था, तो भी ये नियम लागू होगा। यहाँ डॉक्टर J.B. मूरे का एक कथन है। उन्होंने कहा, सिद्धांत रूप में सरकार के परिवर्तन तथा राज्य की आंतरिक नीति में परिवर्तन से राज्य की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय विधि में परिवर्तित नहीं होती है। राज्य की निरंतरता के सिद्धांत के महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं।
और इसी कथन का, जो अभी अपन ने जे बी मुरे के कथन की बात कही है, इसी कथन का विवाचक श्री ट्रेफ्ट ने टिनोको विवाचन में किया था 1923। तो ये रहा हमारा राज्यों के उत्तराधिकार के प्रकार के बाद में राज्यों की निरंतरता का सिद्धांत, यानी सरकारों का उत्तराधिकार राज्यों की निरंतरता के सिद्धांत पर आधारित होता है। और आगे का हमारा रहेगा राज्य उत्तराधिकार के परिणाम, यानी जब एक राज्य उत्तराधिकार द्वारा दूसरे राज्य का स्थान ग्रहण कर लेता है तो कौन से कर्तव्य और कौन से अधिकारों का उदय होता है, यानी उस राज्य उत्तराधिकार के क्या परिणाम होते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब एक राज्य उत्तराधिकार द्वारा दूसरे राज्य का स्थान ग्रहण कर लेता है तो उसके स्थान ग्रहण करने से उसके लिए कौन से कर्तव्यों का जन्म होता है, कौन से कर्तव्यों का उदय होता है, ऐसे कौन से अधिकार हैं जिनका उदय होता है। यानी यहाँ उसके कर्तव्य और उसके अधिकार जिनका उदय होगा किस कारण से, एक राज्य उत्तराधिकार द्वारा दूसरे राज्य का स्थान ग्रहण कर लेता है। तो ये एक तरह से हुआ राज्य उत्तराधिकार के परिणाम। तो राज्य उत्तराधिकार के परिणामों पर हमारी जो चर्चा है वो हम अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो राज्य उत्तराधिकार का जो हमारा विषय चल रहा है उसका जो भाग 3 है उसमें हम इस पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि राज्य उत्तराधिकार के क्या परिणाम हैं। यानी इस बात को थोड़ा ध्यान रखें, मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ, जब एक राज्य उत्तराधिकार द्वारा दूसरे राज्य का स्थान ग्रहण कर लेता है तो वो कौन से कर्तव्य हैं, यहाँ ध्यान दें, साथ में कर्तव्यों के साथ अधिकारों की बात भी हम कर रहे हैं कि वो कौन से कर्तव्य हैं, वे कौन से अधिकार हैं जिनका उदय होता है। तो इन्हीं एक तरह से कह लें कि राज्य उत्तराधिकार के परिणाम जिसमें कर्तव्य और अधिकारों का जो जन्म होता है उन पर हमारी जो भाग 2 है उसमें चर्चा रहेगी। धन्यवाद।